बच्चों, कैसे हैं आप? कक्षा 9वीं में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपकी अध्यापिका किरण बाला राणा आपके साथ हिंदी की 9वीं की पुस्तक क्षितिज के साथ। आपको बच्चों 2 पुस्तकें लगी हैं, एक है क्षितिज और एक है कृतिका। क्षितिज का आज हम पहला अध्याय पढ़ेंगे, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित 2 बैलों की कथा। पाठ पढ़ने से पहले हम महान लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लें। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका असली नाम धनपत राय था। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद जी को हम उपन्यास सम्राट का स्थान देते हैं। प्रेमचंद जी का बचपन अभावों में यानी बहुत कमियों में बीता, बहुत मुश्किलों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो गए। और सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद जी की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार के गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया है। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद जी के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप ढंग में कहना प्रेमचंद जी के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेज़ी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग बहुत सुंदर ढंग से किया है। तो हम आज पढ़ेंगे 2 बैलों की कथा। सबसे पहले ये जान लें, 2 बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज यानी कि किसान जो लोग होते हैं उनके बारे में और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है कि किसान जो पशुओं को पालता है उन पशुओं से किसान का कितना लगाव और एक आत्मीयता और प्रेम होता है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जिस प्रकार हमें अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ी, उसी प्रकार इस पाठ में 2 बैलों को भी अपनी आज़ादी के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। तो शुरू करते हैं कहानी 2 बैलों की कथा। ये देखिए ऊपर चित्र में 2 बैल नज़र आ रहे हैं। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। आप जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति को बेवकूफ़ कहना चाहते तो हम उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन या निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है। गधा बहुत सहनशील होता है, शायद तभी उसको गधा कहने लगे लोग। तो इसके लिए प्रेमचंद जी ने कहा है कि इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती है, ब्याई हुई गायें तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते सुना ही नहीं, ना देखा है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एक बार कुरेल कर लेता हो, यानी कि वैशाख के महीने में थोड़ा वो घूम घूम कर ऊंची ऊंची आवाज़ निकाल कर थोड़ा हंस खेल लेता है, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद मतलब दुख स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में वह बदलता नहीं है, एक जैसा रहता है। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसकी पराकाष्ठा को
पहुंच गए हैं। मतलब जो ऋषि मुनियों में गुण होते हैं, उनमें सहन शक्ति होती है, दूसरों को कुछ जल्दी से दूसरों के ऊपर क्रोध नहीं करते हैं, वही सेम जो बिल्कुल उनके ही समान गधा भी जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने उसे कहा है, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आदमी जितना सीधा होता है उसे बेवकूफ़ समझ लिया जाता है इस संसार में, तो इसलिए सीधा होना सही नहीं है। देखो ना, अब भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। जिस समय ये पाठ लिखा गया उस समय हमारे भारतीय जब अफ्रीका में गए, महात्मा गांधी जी भी गए थे, आप जानते हैं, तो उन्हें किस प्रकार रेल में से धकेल के बाहर गिरा दिया गया था। तो अफ्रीका में हमारी बहुत दुर्दशा थी। क्यों? क्योंकि अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता बेचारे, क्योंकि शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर चुप हो जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार के सभ्य जातियों के सामने गण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ है बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों से सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल के कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, तो उसका स्थान गधे से थोड़ा नीचा है। झूरी काछी के, ये झूरी इस जो नायक है, इस वैसे तो नायक हीरा और मोती दोनों बैल हैं, लेकिन उनका जो मालिक है उसका नाम झूरी है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, यानी दोनों ही बैल जो थे वो पछाई जाति के थे। देखने में बहुत सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था, यानी कि दोनों बैल बहुत दिनों से इकट्ठे रह रहे थे, तो दोनों एक दूसरे की बातों को समझते थे। प्यार से सींग में सींग डालकर एक दूसरे से हंसना खेलना उनका आपस में चलता था। दोनों आमने सामने आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में, यानी कि बिना बोले हुए इशारों से ही विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी, मतलब कोई छुपी हुई शक्ति थी, जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, बल्कि विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है, ढोल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी सी और कुछ हल्की सी लगती है। आप लोग भी कभी अपने दोस्त से मिलते हैं तो देखो, कभी या अपनी सखी से मिलते हैं तो उसको उसकी पीठ पर हाथ से थपकी दे दी है ना, या हाथ से हाथ मिला करके ताली बजा करके हम अभिनंदन करते हैं। उसी प्रकार ये दोनों बैल भी ढोल धप्पा करते हैं। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खुली घास, नांद वह स्थान होता है जहाँ पर उनको घास फूसा डाला जाता है। खुली खली और भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया है। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम ले देते,
हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था, हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया। अब ये दोनों बैल हीरा मोती सोच रहे हैं कि झूरी ने उन्हें गया के हाथों बेच दिया। अब वो बहुत नाराज़ हैं इस बात को लेकर के। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, दिल भारी हो रहा था, दुखी भी थे। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी, नए बेगानों से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया मतलब जब पूरा गांव नींद की चपेट में आ गया, रात को सब सुनसान हो गया, सो गए सब, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि वह कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके से रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा ग्राउं लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया और प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। यानी कि दोनों जो आज ये हीरा मोती गांव वापस आए हैं, इनको खुशी से कोई सर्टिफिकेट देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, तो कोई भूसी। तो आज का बच्चों पाठ यहीं तक। कल हम इसके आगे का हिस्सा पढ़ेंगे। आज आप इस पाठ को एक बार दोबारा ध्यान से पढ़ेंगे। थैंक यू।